आज केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक गणनाएं का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें पढ़ना है ड्यूलॉन्ग्स और पेंटिड्स। ड्यूलॉन्ग्स और पेंटिड्स का नियम क्या है? तो ड्यूलॉन्ग्स और पेंटिड्स के अनुसार ये कहता है कि निकटतम अगर परमाणु भार निकालना हो, परमाणु भार निकालने का 2 से 3 फार्मूला दिया जाएगा। एक फार्मूला तो है परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुने संयोजकता। पिछले क्लास की थ्योरी हम यहाँ से उठा लिए, तुल्यांकी भार बराबर था परमाणु भार बटे संयोजकता। तो यहाँ से क्या निकाल लिए? परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुने संयोजकता। ठीक है ना। तो निकटतम परमाणु भार यदि निकालना हो और 6.4 ये अंडरस्टूड है, विशिष्ट ऊष्मा दिया रहे तो ये निकालेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये रहता है कि विशिष्ट ऊष्मा भी दे देगा, ये दे देगा और परमाणु भार नहीं दे और पूछे कि उसका संयोजकता क्या है। तो एक बार तो परमाणु भार निकालेंगे, परमाणु भार को इसमें पुट करेंगे, यहाँ से संयोजकता कैलकुलेट की जाएगी। यानी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अब दूसरा एक फॉर्मूला याद रखना है कि अणुभार बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व। क्वेश्चन में कभी कभी अणुभार न देकर के यानी मोलिकुलर भाग वेट न देकर के वेपर डेंसिटी देता है यानी वाष्प घनत्व देता है। तो वाष्प घनत्व को 2 से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? अणुभार मिल जाएगा। देखिए एक और परमाणु भार निकालने का यही फार्मूला है कि परमाणु भार दिया हुआ रहे और अणुभार यदि दिया रहो तो परमाणुकता से डिवाइड कर देंगे, परमाणु भार निकाल जाएगा। देखिए परमाणुकता क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है P4 तो इसका परमाणुकता 4 हुआ। ठीक है ना। H2O तो इसका परमाणुकता 3 हुआ। यानी जितना इसमें परमाणु की संख्या है, डेट मीन्स एटम की संख्या है इस वाटर मॉलिक्यूल में, तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम क्या कहलाता है? एटोमेटिसिटी अर्थात परमाणुकता कहलाता है। एक और देख लीजिए KMnO4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 1 मैग्नीज है, 1 पोटेशियम है, यानी परमाणुकता इसका 6 हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से परमाणुकता से अगर डिवाइड दे देंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? परमाणु भार मिल जाएगा। अणुभार दिया हुआ होना चाहिए। देखिए अब कुछ हम लोग देखते हैं कि कोई टर्म कैसे समझाएं कि ये परमाणु है, ये अणु है, ये आयन है। ठीक है ना। तो अगर लिखा हुआ है Na, ये परमाणु हो गया यानी इस तत्व हम कह सकते हैं। ठीक है ना। और अगर लिखा हुआ है H2O तो ये यौगिक कह देंगे, मॉलिक्यूल्स होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है। तो ये अणु होगा। ये क्या है? परमाणु, सोडियम परमाणु, वाटर अणु। और यहाँ पे देखते हैं SO4 पर 2- अगर चार्ज है तो ये आयन हो गया। ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये तत्व है, सोडियम क्या है? तत्व है। तो तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं, किसी यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं, और यह रेडिकल्स है। ठीक है ना। मूलक के सबसे सूक्ष्म कण को आयन कहते हैं। अब यहाँ पे ये है, इस बात की तो चर्चा कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पे समझिए कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2O तो हम पूछेंगे कितना परमाणु इसमें है। तो परमाणु की संख्या, इसमें परमाणु कितना है? तो परमाणु 3 है। यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो टोटल परमाणु कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि H2O में 3 परमाणु है, लेकिन अणु कितना है? तो अणु 1 है। अणु अगर पूछा जाए तो अणु कितना है? 1। ठीक है ना। अगर इसी वाटर मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे कभी देखते हैं रिएक्शन में इस प्रकार से कोएफिशिएंट के रूप में कुछ लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ 7H2O है, इसका मीनिंग क्या बता रहा है? तो इसका मीनिंग बता रहा है कि ये अणु हो गया 7। अणु कितना हो गया? 7। यानी जो कोएफिशिएंट में हो वो अणु होता है। परमाणु कितना है? तो परमाणु के लिए अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल, यानी 3 मॉलिक्यूल गुने 7 कर देंगे 7, तो ये हो जाएगा 21 यहाँ परमाणु। ठीक है ना। तो अणु और परमाणु को समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। देखिए मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो 1 मोल यानी एवोगाड्रो ने इस संकल्पना को दिया था, इसका एक वैल्यू दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू ये है 6.023 × 10⁻23। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। यानी 1 मोल में कितना पार्टिकल्स है? तो 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। मोल निकालने के लिए 3 फार्मूला एप्लीकेबल्स है, जिसमें मोल निकालने का पहला फार्मूला दिया हुआ कण, यानी अगर संख्या समथिंग हो, जैसे कहा जाए कि 10 परमाणु में कितना मोल होगा,
10 परमाणु में कितना मोल होगा। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि ये संख्या को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये संख्या को डिनोट कर रहा हो तो मोल का पहला फार्मूला लगाएंगे, यानी दिया हुआ कण, यानी 10, 15, 100 जो भी दिया हुआ रहे, 10 to the 23 समथिंग दिया हुआ रहे, तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला एप्लीकेबल करेंगे। दूसरा, जब ये भार दिया हुआ रहे, ग्राम में भार दिया हुआ रहे, ठीक है ना, या फिर जो चीज में भार दिया हुआ एग्जैक्टली अगर ग्राम में ही होना चाहिए, तब यहाँ पे मोल का दूसरा फार्मूला, यानी दिया हुआ भार कुछ न कुछ ग्राम में दिया हुआ रहेगा, तो आणविक द्रव्यमान से आणविक भार से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे आपको मोल कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड फार्मूला है कि जब आयतन दिया हुआ हो एसटीपी और एनटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो मोल का तीसरा फार्मूला लगाएंगे दिया हुआ आयतन बटे 22.4, ठीक है। ये लीटर में होगा, 22.4 किस में, लीटर में। हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका थ्योरी समाप्त हो गया, रासायनिक गणनाएं का। हम लोग यहाँ पे लेवल 2 का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। लेवल 1 में सिर्फ याद करना रहता है, वो मैं लेवल 1 बाद में कर दूंगा सारा टॉपिक वाइज। अभी लेवल 2 बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा 0.1 है। तो एक हमने पढ़ा था अप्रोक्स एटॉमिक वेट, अप्रोक्स एटॉमिक वेट, अप्रोक्स एटॉमिक वेट बराबर 6.4, हाँ 6.4 बाई विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे स्पेसिफिक हिट दिया हुआ है कितना, 0.1। ओके, तो ये एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हमारा टोटल आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो आ जाएगा 64, ठीक है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए एक फार्मूला था तुल्यांकी भार बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला होता है। इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी या एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट कितना है 6.4 और वैलेंसी लिख ही देते हैं एक बार, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, वैलेंसी यानी संयोजकता, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है 32.28 इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट आया है 64 और बाय वैलेंसी, ठीक है ना। तो यहां से वैलेंसी आएगा, ये लगभग 2 बार में कट जाएगा, ऐसे 1.98 आएगा, लेकिन ये लगभग 2 बार में कटेगा, ठीक है। वैलेंसी एग्जैक्ट होता है, वो वैलेंसी पॉइंट में नहीं होता, इसके चलते यहाँ पे वैलेंसी कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से इक्विवेलेंट वेट से, इक्विवेलेंट यहाँ से एटॉमिक वेट आ जाएगा। एटॉमिक वेट बराबर फार्मूला क्या होता है, परमाणु भार बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है 32.28 इंटू वैलेंसी 2, इस प्रकार से ऑप्शन ये करेक्ट, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज करके अच्छा से पढ़ लीजिए, ऑप्शन लगा लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग देखे थे पिछला क्लास में ही एक फार्मूला कि संयोजकता, सबसे पहले तुल्यांकी भार बराबर इक्विवेलेंट वेट बराबर, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ठीक है ना। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट गुने वैलेंसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो संयोजकता यानी वैलेंसी, तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट, किसके गुणनफल, बीच में गुना है ना, तो किसके गुणनफल के बराबर होगा, तो एटॉमिक भार यानी परमाणु भार के बराबर होगा। चलिए देखिए, कहते हैं एक गैसीय मिश्रण है, कोई एक गैसेस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात दे दिया, इसका रेशियो दिया 1:4। यदि मान लिया जाए ऑक्सीजन अगर 4 है तो ऑक्सीजन 4 ही रह जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, ठीक है ना।
इसी के रेशियो में अणुओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा अणुओं का संख्या कैसे अणुओं कैसे निकालते हैं। तो अभी पिछले थ्योरी में ही आपने देखा था कि मोल बराबर एक फॉर्मूला था कि दिया गया अणु या दिया गया क्या था उसमें कण, तो अणु है संख्या वाली पहला फॉर्मूला बाई एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है ना। बाई क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, अणु पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो अणु बराबर क्या होने वाला है, अणु बराबर मोल इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट, मोल इंटू एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। 2 3 भी लिख सकते हैं, 10⁻23। ओके, मान लिया जाए कि ये अणु हमने ले रखा है पहले किसका, ऑक्सीजन का, तो O2, और उसके बाद किसका है, नाइट्रोजन का। तो यहां पे हम अणु लिखते हैं, अणु किसका लिख देते हैं, नाइट्रोजन का, N2, ठीक है ना। अब इसमें भी हो जाएगा मोल गुने 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब मान लिया गया इसका मोल कैसे निकलेगा, ये दोनों अनुपात दिया हुआ है। O2 का अनुपात कितना है, 1, और N2 का अनुपात 4। या डायरेक्ट अभी हम करते हैं अणु O2 का अणु बाई अणु N2 का, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहां मोल निकालना है O2 के लिए। तो मोल बराबर फॉर्मूला दिया गया भार बाई उसका आणविक भार। तो दिया गया भार अनुपात में जो ऑक्सीजन का दिया गया भार कितना, 1, तो 1 मान लिए, 1 के अनुपात में 1 x भी रख सकते हैं, बाई 1 बाई कितना आ जाएगा ऑक्सीजन के लिए, 16 दूना 32, डिवाइडेड बाय ये है 4, यानी 4x भी कह सकते हैं, 4, और इसका कितना होता है नाइट्रोजन का, 14 दूना 28, दो गो के गैस के केस में, इसलिए हम लोग 14 लेंगे। अब इसको हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/32 इंटू 28/4, ठीक है ना। अब इसको काटिए, 7 चौका 28, यानी दोनों का रेशियो आ गया 7:32। कितना आ गया, 7:32। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए लेवल 2 का ये क्वेश्चन है, 0.53 ग्राम नौसादर दिया हुआ है। नौसादर का होता है अमोनिया क्लोराइड, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड होगा। नौसादर का फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड चूने के साथ, चूना का फॉर्मूला होता है CaCO3, अमोनिया क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH, शुद्ध नौसादर दैट मीन्स अमोनिया क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है। और इसको हम लोग चूना के साथ अभिक्रिया कराते हैं, CaOH होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। क्या क्या मिलता है, तो यहां पे मिलेगा, क्या मिलेगा, अमोनिया देगा, डेट मीन्स NH3, और क्या मिलेगा CaCl2। उस रिएक्शन के अनुसार इसको हम लोग बना लेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो CaCl2, और क्या बनेगा, वाटर, H2O, ठीक है। एक है H2O, ओके। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, ओके। तो यहां पे हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, तो हाइड्रोजन इस तरफ 2, ये और 1, ये 3, 5 है। सबसे पहले यहां 2 लगा करके इसके साथ बैलेंस कर दिए, तो अब हो गया 4 और 3 7, यहां पे ये हो गया 2 और यहां पे 4, यानी 2 यहां लगाना होगा, इसके चलते यहां ये लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं 4 दूना 8 और 4 दूना 8 और 2 10, इस तरफ 3 दूना 6 और 4 10,
पूरा हाइड्रोजन यानी अब बैलेंस हो गया। एक पीओएसी थ्योरी है जिसके अनुसार कहता है कि आपस में ए बी सी डी ई एफ सब बराबर होता है, तो एक कोफिशिएंट मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये मोल है, क्या है, ये मोल है, 2 मोल और ये भी 2 मोल है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बाकी बचा 1-1। लेकिन अगर इससे और इससे रहता तो यहाँ पे तो है नहीं 2, इस प्रकार ये 2 मोल से 2 मोल ये कटता नहीं। ओके, हम ऐसे काट नहीं सकते हैं रिएक्शन में, लेकिन आपस में मोल बराबर होने के चलते और हमें जो डिमांड है वो दिया हुआ है, डिमांड है NH3 का और दिया हुआ है NH4Cl का, इसके चलते दोनों जो चाहिए था वो कट गया। अब क्या करते हैं, दोनों मोल अभी मैंने बोला बराबर है तो मोल को बराबर कर दीजिए। कहता है कि दिया गया भार, इसका दिया गया भार कितना है, 0.535 ग्राम। ओके, तो दिया गया भार इतना और इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो आ जाएगा 53.5। कैसे देखते हैं, NH4Cl है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है, तो 14 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर 1, 4 हाइड्रोजन पे 4 और क्लोरीन का होता है 35.5। इस प्रकार से ऑल ओवर कैलकुलेट के बाद आ जाएगा 53.5। यहाँ पे हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं, 10 ऊपर और यहाँ पे हो गया 1000 नीचे, 1 0 से 1 0 काट दिए। मैंने कहा कि आपस में मोल बराबर होता है, तो दिया हुआ क्या था, ग्राम में, इसलिए दूसरा फार्मूला लगा दिए। ठीक है ना, कि दिया गया भार बटे मोलिकुलर भार, और ये एनटीपी पर है तो तीसरा फार्मूला कि आयतन निकालना है, आयतन दिया रहे आयतन निकाल, तो आयतन यहाँ पे निकालना है बटे फार्मूला क्या था, दिया गया आयतन बटे 22.4। लेकिन ये 22.4 कब था, 22.4 m ये लीटर में था, लेकिन अगर हम इसे 1000 से गुना करते हैं, 1000 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 22/4, 3 को 0, लेकिन पॉइंट यहाँ पे पड़ेगा 22,400। याद रखिए ml में क्या हो जाएगा, 22,400। ओके, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, अब भी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी भी बराबर आ जाएगा 224, यानी कितना वॉल्यूम आ गया, 224 ml मिलीलीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है किसी धातु के 1 ग्राम ऑक्साइड में, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक धातु मान लिए M, और ये ऑक्साइड कब बनेगा, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब मेटल ऑक्साइड बनेगा, यानी ऑक्साइड। ये ऑक्साइड दे रखा है 0.8, सॉरी, किसी धातु के 1 ग्राम ऑक्साइड में, यानी ये ऑक्साइड जो है ये 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 1 ग्राम। इसमें 0.8 धातु है, 0.8 धातु है, तो 100 में से 80 गया, यानी 1 में से 0.8 गया तो बचा 0.2। ठीक है ना, तो तुल्यांकी भार निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर x बटे y। x क्या था, तो किसी भी धातु का भार, तो किसी भी धातु का भार 0.8 और उससे संबंधित ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार 0.2, और ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट से अगर गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट खत्म, और ये 4 बार में कट गया, ये टोटल 32। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कहता है किसी धात्मिक ऑक्साइड के 1.40 ग्राम, यानी धात्मिक ऑक्साइड कितना है, तब मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बनाया, ये मेटल ऑक्साइड 1.40 ग्राम है। अब बतलाना है कि कितना धातु रही, तो 1.24 ग्राम रही। अब ये दोनों में घटाइए तो ऑक्सीजन कितना ग्राम रहा, इसमें से ये घटा लिए तो 0.16 ग्राम रहा। अब इस प्रकार से हम लोग इक्विवेलेंट वेट धातु का निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल x बटे y, क्या है, x बटे y और 0.16, यहां से यहां कट जाएगा और डायरेक्ट ये कितना बार में कटेगा, हाँ, एक चीज 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 और बच गया यहाँ 62, यानी 62। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना आसान था।
कहता है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है 48 ग्राम mg है ना, ये mg है, इसको ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, MgO। तो इतना ग्राम 48 ग्राम, इतना ग्राम MgO प्राप्त हुआ 80 ग्राम। अब 80 में से 48 घटाइए, कितना बचा, 80 माइनस 48, यहां पे 32 बचा। अब क्या करेंगे, x बटे वाई, बहुत आसान है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बराबर x बटे वाई, मैग्नीशियम का भार और उससे संबंधित ऑक्सीजन का भार गुने ऑक्सीजन के लिए 8, 8 चौका 32, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन है 35.5 ग्राम धातु, मेटल कितना दिया हुआ है, मेटल दिया हुआ है 35.5 ग्राम। ओके, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ रहा है और क्या मिल रहा है, MCl, MCl कितना मिल रहा है 106.5। जब इतना में इतना घटा लेंगे तो आ जाएगा 71 ग्राम। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होता है x बटे वाई, x बटे वाई इंटू 35.5। तो इस प्रकार 71 35.5 काटिए, ये 2 बार में कटेगा और इतना से डिवाइड करेंगे तो 17 दशमलव समथिंग आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। एक धातु का क्लोराइड 60% क्लोरीन है, ठीक है ना, तो एक धातु के क्लोराइड में कितना परसेंट क्लोरीन है, तो पहले बना लेते हैं, धातु है, क्लोरीन है और ये MCl हो गया, ठीक है। क्लोराइड में 60% क्लोरीन है, तो अगर ये 100 ग्राम रहा होगा तो ये 60 ग्राम है, ये कितना ग्राम हो जाएगा, 40 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल लीजिए, 40 बटे, देखिए इसमें क्लोरीन 60% है, यहाँ पे क्लोरीन है तो 60 ग्राम क्लोरीन, तो ये 40 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट कर लेंगे तो वेट ऑफ मेटल x और इससे संबंधित क्लोराइड 60 और होता कितना है 35.5। क्लोरीन के केस में कितना 35.5। यहां से ठीक है, अब इस प्रकार इसको काटिएगा तो ऊपर में आ जाएगा 71/3। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन है एक धातु मेटल के क्लोराइड में, तो M प्लस Cl इज इक्वल MCl2 में क्लोरीन 71% है, यहां पे कितना है 71%। अगर ये 71 ग्राम है तो ये कितना रहा होगा 100 ग्राम, तो ये हो गया 29 ग्राम। इस प्रकार से इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 29/71 इंटू 35.5, ये 2 बार में कट जाएगा, ये आ गया 29/2। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, परमाणु भार निकालना है, तो एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट बाय वैलेंसी, सही आ रहा है ना, इक्विवेलेंट वेट बाय वैलेंसी। तो यहां से क्या मिला, इक्विवेलेंट वेट 29/2 और बाय 2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 29/4। इस प्रकार से ऑप्शन लगभग ये डी आ जाएगा, 7 चौका 28, यानी ठीक डी। देखिए क्वेश्चन है किसी धातु के वाष्पशील क्लोराइड में इतना क्लोरीन है, तो M प्लस Cl क्या मिला MCl। ओके, तो ये कितना प्रतिशत है, यानी कि क्लोरीन है 35.5, ये कितना आ जाएगा, ये तो 100 हो जाएगा, ये कितना होगा तो 64.5। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल पहले निकाल लेना है, तो x बटे वाई गुने क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट,
यहां से ये कट गया और मिला इक्विवेलेंट वेट 64.5। इतना से काम क्लियर नहीं हुआ। हमारा यहां पे गिवन है कि यदि क्लोराइड, क्लोरीन नहीं, क्लोराइड, क्लोराइड मतलब धातु के क्लोराइड यानी MCl, MCl का भार दे रखा है, MCl का भार दे रखा है 2 गुने बाष्प घनत्व। बाष्प घनत्व कितना? 150। मोलिकुलर वेट हो गया ना। क्लोराइड का मोलिकुलर वेट निकालने के लिए 2 गुने बाष्प घनत्व, 2 गुने बाष्प घनत्व। तो यहां से हम लोगों को मिलने वाला वैलेंसी, वैलेंसी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? मोलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो मोलिकुलर वेट कितना? MCl का मोलिकुलर वेट, MCl का मोलिकुलर वेट 300 और इक्विवेलेंट वेट M का कितना? तो M का इक्विवेलेंट वेट 64.5 प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट 35.5। यहां से कैलकुलेट करने के बाद ये लगभग 3 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे 3 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार धातु का अगर परमाणु भार निकालना है तो परमाणु भार बराबर एटॉमिक वेट बराबर तुल्यांकी भार गुने वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 64.5 और वैलेंसी हो गया 3। इसको अगर गुना करते हैं 5 3 की 15, 4 3 की 12, 1 13, 6 18 और 19 पॉइंट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे 35.5 और ये कितना? 64.5, दोनों को जोड़ेंगे 100, यानी 300 और 3 बार में कट जाएगा। एक तत्व के सल्फेट है, तो मान लिया जाए एक तत्व है और ये सल्फेट के साथ अभिक्रिया करा तो क्या बनेगा? MsO4। सल्फेट में इतना परसेंट तत्व है यानी 32.4 तत्व है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से इतना घट जाएगा तो आ जाएगा 67.6। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग मेटल का निकालते हैं X बटे Y और इंटू उससे संबंधित सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट। जैसे ऑक्सीजन का करते थे 8, तो सल्फेट का पहले निकाल लेते हैं मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32 और 4 गो ऑक्सीजन है, 16 चौका 64। ये पूरा आ गया, कितना आएगा? 96 बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 48, यानी यहाँ पे 48 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे 35.5 कैसे लिखाता था, तो इसका मोलिकुलर एटॉमिक वेट होता है 35.5 और उसका वैलेंसी होता है क्लोरीन का 1, तो ये कितना आ जाएगा? 35.5। ऑक्सीजन के लिए 8 क्यों लिखाता है? ऑक्सीजन का भार 2 और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का वेट 16 और वैलेंसी 2, इस प्रकार से 8 लिखाता है। ओके, तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो 32 दूना 64, लगभग 2 बार में ये कटेगा, लगभग 2 बार में कटेगा। ठीक है ना, तो ये कितना बार में आ गया? 2 और 4। इसके इर्द गिर्द ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। परमाणु भार का इकाई यानी एटॉमिक वेट का इकाई क्या होता है? तो कुछ नहीं, ठीक है, यानी एटॉमिक मास यूनिट। जैसे 12 रहता है, 12 कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो लिखते हैं 12। यहाँ पे एक डॉट दिया जाता है, तो कह सकते हो कि परमाणु भार का इकाई एक डॉट है, या फिर कुछ नहीं, या फिर AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, इसका 3 यूनिट मान सकते हैं, या तो कुछ नहीं, या तो डॉट, या फिर AMU, यानी इसमें सबसे सही है एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ एटॉमिक मास नहीं है, इसलिए कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब ये नहीं समझना है कि नन ऑफ दीज, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नन ऑफ दीज नहीं समझना है कि इनमें से कोई नहीं। कुछ नहीं मतलब इसका आंसर ही है कुछ नहीं। कहता है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक, तो कौन है अंतरराष्ट्रीय मानक? कार्बन 12। इसके पीछे कारण क्या है? जब आप देखते हो एटॉमिक मास यूनिट का डिफिनेशन या परमाणु भार का डिफिनेशन देखते हो, तो यहाँ पे डिफिनेशन में ये दिया हुआ है कि अनुभार बराबर पदार्थ के एक अणु का भार बटे कार्बन 12 के एक अणु
के 1/12 में भार के बराबर होता है। यानी कि कट छट के सब उतना ही आ जाता है। इस प्रकार से इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है परमाणु भार का वो क्या हुआ, कार्बन 12।